हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैप्सूल मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीनिंग, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई की जाती है और कौन कौन से 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वहां तक हमने इसको पढ़ लिया था। तो आज हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं और जितना हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है उसको हम कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारे को बिल्कुल क्लियर हो जाए, फंडा हमारा बिल्कुल बेटा परफेक्ट हो जाए कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं, जो लोग चाहें वो उसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो बेटा ये हम लोग के पास फिगर है और ये क्वेश्चन है कि फ्रॉम द गिवन फिगर हमको ये जो हमको ऑप्शंस दिए गए हैं इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिनको इस ऐसे क्वेश्चंस का फंडा क्लियर है तो वो वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी लोग मेरे साथ आइए, साथ में हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा सबसे पहले देखिए बोला गया है फाइंड करने को साइन है। तो मैंने बताया था पहले ही लेक्चर में कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करने से पहले हमें एंगल पता होना चाहिए कि हमको किस एंगल पे उसको अप्लाई करना है। तो बेटा ये एंगल ये है हमारा, ठीक है बेटा। पहले तो इस ट्रायंगल को स्कैन करते हैं एक बार माइंड में और हम लोग जो साइड्स हैं उनको समझ लेते हैं। बेटा 90 डिग्री एंगल ये है तो मतलब इसके सामने वाली साइड हमारे पास ये हाइपोटेनस ही होगी। अब जो बेटा बेस और परपेंडिकुलर हमारे हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, कि हमने बेटा कौन सा एंगल चुना है। फॉर एग्जांपल हमने अगर एंगल ए चुना है बेटा, तो एंगल ए के लिए जो बेस बेटा है वो ये वाली साइड हो जाएगी और जो परपेंडिकुलर बेटा हमारे लिए है वो सामने वाली साइड, ए के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी। अब यहाँ तो हमको परपेंडिकुलर की लेंथ बेटा मालूम ही नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखें बेटा तो एच की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बेटा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 169 माइनस 25। तो बेटा पी स्क्वायर आ गया 144 या फिर पी की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। आप इस चीज को मेरे को लगता है थोड़ा सा फास्ट रेट पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेटा मुझको तो बेसिक से पढ़ाना है इसीलिए मैं इसको एकदम एलिमेंट्री लेवल पे सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट पेस पे करें। और थोड़ा सा जो आप चीजों को याद रख सकते हैं वो ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा 13, 5 और 12 बेटा हमेशा पेयर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसमें हाइपोटेनस 13 है। अब हाइपोटेनस 13 को क्यों बोला, क्योंकि बेटा लार्जेस्ट साइड ही हाइपोटेनस होती है। अगर हाइपोटेनस किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा 13 है तो रिमेनिंग जो बेटा पेयर है, ये जो 5 और 12 नंबर्स बचे हैं, दे विल एक्ट एज परपेंडिकुलर एंड बेस। मतलब अगर 5 कहीं किसी ट्रायंगल में बेस है तो उस ट्रायंगल में 12 बेटा परपेंडिकुलर होगा, और अगर कहीं किसी ट्रायंगल में 12 बेटा परपेंडिकुलर है तो उस ट्रायंगल में 5 जो है वो बेस की तरह सर्व करेगा। तो अब हमको इस ट्रायंगल में सारी साइड्स की वैल्यूज पता चल गई हैं। अब हम लोग बेटा पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं साइन ए। तो आप लोग देखिए बेटा साइन ए की क्या वैल्यू होगी। बेटा साइन ए क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए एंगल को देखते हुए बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 13। तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास
12/13। सेकेंड पार्ट बेटा देखते हैं। सेकेंड पार्ट इज cos c। cos c बेटा cos किस एंगल का निकालना है? c एंगल का। तो हमको इस बार ये वाला एंगल लेना है। बेटा cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब c एंगल के लिए बेटा बेस क्या है? ये बेटा क्या है? बेस है? नहीं। c एंगल का बेस बेटा कौन है? 13? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहती है, तो हाइपोटेनस को निग्लेक्ट करके अब रिमेनिंग साइड देखेंगे कि सी किस पे बना हुआ है, किस साइड पे एंगल सी बना हुआ है। तो जो बेटा सी एंगल है हमारा वो बीसी साइड पे बना हुआ है, तो बीसी साइड जो बेटा है दैट विल एक्ट एज बेस फॉर दिस एंगल सी। तो बेटा बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 और हाइपोटेनस की वैल्यू बेटा 13 हो जाएगी। तो cos सी बेटा हमारा कितना आ गया? 12/13। थर्ड बेटा देखते हैं हम लोग tan है। तो बेटा फिर से एंगल ए पे आ जाए। बेटा tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ध्यान से देखिए, ए वाली साइड के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 12 और बेटा बेस क्या हो गया? 5। तो tan ए की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 12/5। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा कोसेक सी। बेटा कोसेक सी, कोसेक बेटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा सी एंगल के लिए हमको कोसेक निकालना है। तो बेटा सी के लिए परपेंडिकुलर 13 रहेगा, बट इसके लिए सॉरी बेटा सी एंगल के लिए हाइपोटेनस जो है बेटा वो 13 ही रहेगा, बट सी एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा बेटा वो 5 होगा। आई होप समझ आ रहा होगा। सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास 5 होगा। तो सी कॉसेक सी की बेटा वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13/5। ठीक है बेटा, ये चारों पार्ट्स क्लियर है। फिफ्थ वाले पे आते हैं बेटा। फिफ्थ वाला हमसे कह रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालिए। तो मैं छोटी सी एक पहले चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि बेटा सेक ए का होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर ए एक ही चीज है। इसका मतलब बेटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? उसी ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर थीटा के बराबर। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर थीटा के बराबर। मतलब ये दोनों चीजें बेटा लिखने का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, बाकी वो एक ही चीजें हैं। तो बेटा सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारे लिए? बेटा सेक ए की वैल्यू कैलकुलेट करिए। सेक ए बेटा क्या है? ध्यान से देखिए, सेक क्या होता है बेटा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक बेटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ए के लिए बेटा जो हाइपोटेनस है वो क्या है? 13, और जो बेस है इसके लिए वो बेटा देखिए ए के लिए बेस क्या है बेटा? 5। तो बेटा सेक ए का होल स्क्वायर मतलब 13/5 का होल स्क्वायर। आई होप सो क्लियर है ये आपको। वैसे बेटा tan ए को देखिए, tan स्क्वायर ए और बेटा tan ए का होल स्क्वायर एक ही चीज होगी, है ना? tan स्क्वायर ए और tan ए का होल स्क्वायर बेटा एक ही चीज होगी। ध्यान से देखिए बेटा, तो tan ए बेटा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 12/5 का होल स्क्वायर। तो हमको बेटा क्या सॉल्व करना था? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आई होप कि आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर चुके होंगे। तो मैं तो इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। अगर नहीं नोट डाउन किया है तो एक मिनट वीडियो पॉज कर लें और इसको नोट डाउन कर लें। तो बेटा हमने सेक ए की वैल्यू निकाल दी थी हाइपोटेनस अपॉन बेस करके, ए एंगल के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, और tan ए बेटा निकाल लिया हमने एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। अब हमको फाइंड करना है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। दैट मीन्स 13/5 का होल स्क्वायर माइनस 12/5 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखिए क्या बनेगा? 13 का स्क्वायर माइनस अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बेटा, तो एलसीएम हमारा 5 का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर बन जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें बेटा इसी चीज में जो मैंने यहाँ पे लगाई थी, तो ध्यान से देखिए बेटा ये हाइपोटेनस बेटा क्या था? 13, परपेंडिकुलर था 5 और बेस था 12। तो ध्यान से देखिए अगर मैं इस टर्म को शिफ्ट करके ले आऊं तो बेटा परपेंडिकुलर हमारा 12 आया है, तो ये बन जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। आई होप क्लियर हो रहा होगा, है ना? इस ट्रायंगल में बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या बन रही है हमारे पास? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो बेटा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के स्क्वायर के इक्वल।
तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, जो कि कट के हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो जो फिफ्थ पार्ट है बेटा उसका आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा। आई होप सवाल आपको क्लियर होगा। करना बेटा कुछ नहीं था, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है पहले उसका आप फॉर्मूला रिकॉल करें कि वो किन दो साइड्स की लेंथ का रेशियो होता है। फॉर्मूला रिकॉल करने के बाद आप ये देखें कि वो किस एंगल के लिए आपको वो रेशियो अप्लाई करना है। जैसे ही आपने एंगल सेलेक्ट कर लिया तो वो अब आपको वो साइड्स सेलेक्ट करनी है बेटा जो उस एंगल के लिए एप्लीकेबल है उस फॉर्मूले में, और बस आपको उसको कैलकुलेट कर देना है एंड नथिंग एल्स। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ सीखा बेटा वो ये है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होल स्क्वायर बराबर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर थीटा। मतलब ये दोनों रिप्रेजेंटेशन जो है बेटा वो सेम है, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे ही हमने सेक और tan की वैल्यू कैलकुलेट की, यहाँ पे बेटा सब्स्टिट्यूट की और सॉल्व करने पे बेटा आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। अगर समझने में कुछ दिक्कत हो तो देखिए ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे अच्छा फीचर यही है कि आप वीडियो को बार बार रिवाइंड कर सकते हैं और जो पढ़ाया है उसको आप समझ सकते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, और अगर अच्छे से हो रहे हैं तो ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आई होप सो सबने नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, if angle A is acute and cot A is equals to 2/3, या इसको 4 कर देते हैं। In a right angle triangle, if angle A is acute and cot A is equal to 4/3, find the remaining trigonometrical ratios। तो बेटा ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा जिसमें एंगल ए एक्यूट है और कॉट ए की वैल्यू बेटा हमको 4/3 दी गई है। तो हमको रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू बतानी है। तो हमको पता है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं जिसमें हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉट ए की वैल्यू 4/3 बता दी गई है। तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में कह रहा है हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ पे बेटा इसमें हम लोग एंगल ए मान लेते हैं। तो अब ये हमसे कह रहा है एंगल ए एक्यूट है। अब ध्यान से देखिए जो हमको इन्फॉर्मेशन दी है वो ये कह रहा है कि कॉट ए की वैल्यू बेटा 4/3 है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो बेटा कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर आप एंगल ए का कॉट निकालते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर है ना बेटा। एंगल ए के लिए बेस तो बेटा ये साइड हो गई, परपेंडिकुलर बेटा ये साइड हो गई, और हाइपोटेनस बेटा ये वाली साइड हो गई। आई होप सो ये क्लियर होगा। तो इस कॉट ए के लिए जो b/p का रेशियो है वो 4/3 आ रहा है। अब बेटा ध्यान से देखें तो ये बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ का रेशियो है, उनकी साइड्स की वैल्यू नहीं है। माइट भी पॉसिबल की हो सकती है बट जरूरी नहीं है, क्योंकि रेशियो तो बेटा दो क्वांटिटीज का रिड्यूस्ड या सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। नेसेसरी नहीं है कि वो क्वांटिटीज अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी में ही रखी हो वहां पे, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि सपोज मेरी एज 22 है और आपकी एज 10 है फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा अगर मैं आपकी और मेरी एज का रेशियो निकालूं तो बेटा वो आएगा 11:5। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरी एज 11 और आपकी एज 5 है। तो रेशियो बेटा हमेशा दो साइड्स की लेंथ का सिंप्लीफाइड या रिड्यूस्ड फॉर्म होगा। जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल साइड्स की लेंथ ही हो। अगर ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कॉट ए 4/3 है, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो है 4/3। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि बेस की लेंथ हो जाएगी 4x, हमने एज्यूम कर लिया, और परपेंडिकुलर की लेंथ बेटा हमारे पास हो जाएगी
3x। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बेटा इस ट्रायंगल में लगाएं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे पास सारी साइड्स की लेंथ हो ताकि हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो बेटा एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, दैट इज 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो बेटा एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25x स्क्वायर और h की वैल्यू बेटा आ जाएगी 5x। तो इस ट्रायंगल के लिए बेटा परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 3x, बेस की जो बेटा वैल्यू है दैट इज 4x और हाइपोटेनस की जो वैल्यू आ रही दैट इज 5x। ठीक है, यहाँ भी आप एक पेयर बेटा याद रख सकते हैं। 3, 4, 5 भी एक ट्रायंगल में पेयर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का बेटा हाइपोटेनस 5 है तो परपेंडिकुलर और बेस जो है बेटा वो 4 या 3 में से ही होंगे। अब जब मेरे पास तीनों साइड्स आ गई हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा साइन में क्या होता है? p बाय एच बेटा 3x बाय 5x या फिर 3 बाय 5। कॉस है बेटा क्या हो जाएगा? b बाय एच मतलब 4x बाय 5x या फिर 4 बाय 5। tan है बेटा क्या हो जाएगा? p बाय b परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीन्स 3x बाय 4x दैट इज 3 बाय 4। कॉट है बेटा हमको पता ही है 4 बाय 3 है। सेके पे आ जाते हैं बेटा, सेके क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस दैट मीन्स 5x बाय 4x या फिर 5 बाय 4। और एक लास्ट बेटा रेशियो बचा है कोसेके। बेटा कोसेके क्या हो जाएगा? h बाय p दैट मीन्स 5x बाय 3x और विच इज इक्वल टू 5 बाय 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें बेसिकली मैंने ये बताया है कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो उससे आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर बेटा हमने क्या किया, उस ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी बेटा रेशियो दिया है उससे करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला रख लिया, उससे हमने साइड्स की लेंथ को ऑब्टेन कर लिया, पाइथागोरस लगा के मिसिंग साइड की लेंथ को ऑब्टेन कर लिया और फिर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला लगा के उनको ऑब्टेन कर लिया। तो आई होप आपको इस वीडियो में जितना पढ़ाया है मैंने अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और चैप्टर को फर्दर स्टडी करेंगे अगली आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।